तो देखो काफ़ी टफ टॉपिक है ना। ये जो आपको एमएससी में पता नहीं पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, काफ़ी कुछ पढ़ना बाकी है एंड वी डोंट नो कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा। सो वी हैव टू कवर इन्वेस्टोमेटोजेनेसिस एंड रिलेशन टेक्निक, जीन नॉकआउट इन बैक्टीरियल एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बिसाइड दिस, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे मास मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन सैंपल के रूप में आपको। तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ ओके सर। सर क्लियर है सर आवाज मेरा? एकदम क्लियर है, एकदम फर्स्ट क्लास। ओके सर, यस। ठीक है ना। तो ट्रांसजेनिक प्लांट, अब ये कुछ सैंपल क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ कि कितने नॉलेज आपका टेस्ट कैसे होता है, बाय गिविंग द डायग्राम एंड देन प्रोसीजर एंड देन कंक्लूजन एंड देन फाइनली दे आर आस्किंग कि विच वन इज करेक्ट। ये ट्रांसजेनिक प्लांट टीडीएनए का मैंने पढ़ाया भी था थोड़ा सा, तो उस पे है। तो आप लोग इसीलिए एनालिसिस ना बहुत जरूरी है। विदाउट एनालिसिस आपका कॉन्सेप्ट ना फिक्स नहीं होगा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट रह जाएगा। तो जब भी टेस्ट अलॉट होता है तो बिना कुछ तैयारी के टूट पड़ो, बाद में सॉल्व करते रहेंगे, है ना। क्योंकि एक मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस होती है। अगर आप ट्रेन में बैठे नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है ना। तो आपके पास जो भी सामान है फटाक से लेके बैठ जाओ, बाद में ढूंढेंगे तुम्हारी सीट कहाँ है। तो दिस इज द एक्चुअली सेम प्रोसीजर आप फॉलो करना पड़ता है कंपटीशन में। तैयारी है नहीं, टेस्ट में कूदो, फिर जो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई उसको नोट करो, सॉल्व करो, बस। तो ट्रांसजेनिक प्लांट इज डेवलप इनटू द फॉलोइंग टी डीएनए कंस्ट्रक्ट, जीन ए, जीन बी, प्रोब ए, प्रोब बी, है ना। In order to analyze the nature of integration, genomic DNA digested with EcoR1 was used for southern hybridization using, मतलब सारा कॉन्सेप्ट मिला दिया इन्होंने। Genomic DNA digested with EcoR1 was used for southern hybridization using either probe A or B. Result obtained is as वैसे दिया हुआ है। प्रोब ए में आप देखो, प्रोब बी में। प्रोब ए में आपको दो बैंड दिख रहे हैं, ठीक है, एंड इन द प्रोब बी केवल एक बैंड आपको दिख रहा है। वो रीजन उसका पूछ रहा है कि क्या रीजन हो सकता है, क्यों दो बैंड है वहां पे। तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया है, पहले तो ये दिया उन्होंने हिंट, यूज फॉर सदर्न हाइब्रिडाइजेशन एंड यूजिंग प्रोब ए। तो दो बैंड मिले, एक 6 केबी का है और दूसरा 9 केबी के आसपास है, यानी 15 केबी समझ लो। तो 8 से 14 दिया ही हुआ टोटल। दिमाग इसे चलाना पड़ता है बिफोर रीडिंग द कंक्लूजन। आपके दिमाग में पहले कंक्लूजन आ तो जाए, वाई टू रीड द कंक्लूजन, है ना, वाई टू वेस्ट द टाइम। तो अब 8 और 6 केबी का था, अब यहाँ पे मिला है 6 केबी का और 8 केबी का लगभग मिला है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद। तो EcoR1 से डाइजेस्ट किया है, ठीक है। बी में एक ही मिला, यानी वो 14 केबी का होना चाहिए था, लेकिन वो 10 केबी का शो कर रहा है ना। तो द फॉलोइंग कंक्लूजन आर मेड, देयर आर 2 कॉपी ऑफ टीडीएनए कैसेट इंटीग्रेटेड एट 1 लोसी एंड a third copy at another लोसी, है ना। एक तो ये बोल रहा है कि 2 डीएनए की कॉपी है, कहना है कि थर्ड कॉपी ऑफ अनदर लोसी, 2 इंटीग्रेटेड 1 लोसी, है ना। दो तो एक जगह इंटीग्रेट कर गई और एक थर्ड प्लेस पे। देयर आर 2 कॉपी ऑफ टीडीएनए इंटीग्रेटेड एट 1 लोसी, दोनों एक ही जगह इंटीग्रेट कर गई। कंप्लीट टीडीएनए कैसेट हैज बीन इंटीग्रेटेड इन ऑल केसेस। इन वन टीडीएनए कैसेट देयर इज ए ट्रंकेशन बिटवीन द toward the RB. In one tDNA cassette, there is a truncation between the LB. The rearrangement of tDNA cassette integrated at same loci is ये दिया RB, LB, LB, RB. Okay. So LB इधर है and this is the RB. Okay. So arrangement of tDNA cassette integrated at the same loci is RB, LB, RB, LB. तो आपने जो टीडीएनए पढ़ा था सारा कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन भी कराया है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन भी कराया है, लोसी के बारे में पूछ रहे हैं,
है ना, लोसी कहाँ पे एग्जैक्टली कौन कौन से करेक्ट हैं। सर इसका ऑप्शन ए है क्या? ऑप्शन ए नहीं है, है ना, ऑप्शन ए नहीं है। एक तो सेकंड वाला सही है क्योंकि ये 3 बार आया है, देखो अगर हाँ, थोड़ा ठीक गेस है। करना है तो, है ना, तो सेकंड तो सही है। अगर आपको कुछ ना आए तो ऑप्शन देख के भी थोड़ा गेस कर, हाँ बात कर ले एक बार तो। ये हो गया सेकंड। फिर वाजो थर्ड पे, कंप्लीट कैसे डज इंटीग्रेशन ऑल केसेस, ये तो हो ही नहीं सकता। फोर्थ, इन वन टीडी कैसे देयर इज ट्रंकेशन, ट्रंकेशन तो सीधे सीधे दिख रहा है ना, ट्रंकेशन तो सीधे सीधे दिख रहा है टुवर्ड द आरबी। तो ये दूसरा हो गया ऑप्शन 4। अब 5 6 तो 7 में से ट्रांजिशन देखो, मतलब सर? कटिंग को ट्रंकेशन कहते हैं। अच्छा, इन वन टीडी कैसे देयर इज ट्रंकेशन टुवर्ड द एलबी, एलबी तो एंड हो गया तो इधर तो होने के से रहा, तो फिफ्थ इज रॉन्ग। अरेंजमेंट ऑफ टीडीएनए कैसे इंटीग्रेटेड एट द सेम लोसी इज आरबी एलबी एलबी फिर आरबी, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। अरेंजमेंट ऑफ टीडीएनए कैसे इंटीग्रेटेड एट द सेम लोसी, सेम लोसी अगर कटिंग करें तो जीन ए प्रोब ए, जीन बी प्रोब बी, ये आरबी है एलबी है, फिर एलबी फिर आरबी हो सकता है ना। तब कितने लोकेशन हो जाएंगे, 1 2 और 3 टोटल अगर ऐसे बनाओ तो, है ना। तो एलबी, तो ऑप्शन बी है। हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना, हाँ, ये एलबी सर। एलबी आरबी। सर क्योंकि ये सर यहाँ पर जो है हमको प्रॉप बी में सर एक ही बैंड मिला है, हाँ ये भी देखना है ना। तो हाँ, ये आरबी आरबी, हाँ ये सर। आरबी एलबी एलबी के 2 बैंड हो गए और आरबी आरबी एक किनारे है, ठीक है। ये वाला नहीं सर, wrong। हाँ ये सर, मतलब सर प्रॉप बी का जो है वो टुवर्ड्स द एलबी हाँ एक ही बैंड है, क्योंकि एलबी बैंड है एक ना, ही बैंड में, और तो आरबी ये का जो है एक ही 2 बैंड बैंड का, है। हाँ एक बैंड को ये ये सर। डिजिग्नेट कर रहा है, और आरबी का 2 का बैंड है, 2 एक इस बैंड, साइड एक इस साइड, ये सर। एकदम और करेक्ट सर ट्रांसलेशन मतलब कट जो है, यानी कि इन वन टी डीएनए कैसे देयर इज अ ट्रांसलेशन टुवर्ड द आरबी। हाँ सर, आरबी में कट हुआ होगा तभी वो 2 बैंड यहाँ पे प्रॉप ए में मिला है। ठीक है ना। किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। तो ऑप्शन सेकंड ही है ना उसका सर? हाँ हाँ सेकंड है। हाँ ओके सर। मुझे समझ में आया, आपको दीपांशी? सर ये ऑप्शन 6 का कुछ ये क्लियर नहीं है। बैंड के बेस पे है ना, बैंड देखो ना, प्रोब ए को आरबी की तरफ से काटा ना, तो 2 बैंड मिल गए, 2 बैंड मतलब 2 आरबी हो गई, ठीक है। और एलबी की तरफ ऑलमोस्ट एक ही बैंड है। प्रोब बी में देखो ना, प्रोब बी के हिसाब से वो बता रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? बैंड Yes, देखो sir. भाई, कटिंग एंड बैंड, Yes, sir. सदर्न हार्ट डायसन कह रहे हैं। टी डीएनए का तो खाली नाम है कंफ्यूज करने के लिए, टी डीएनए जैसा कोई रोल है नहीं, है ना। टी डीएनए का जो असली रोल होता है वो तो है, दिख नहीं रहा है ना। उन्होंने सिर्फ रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बारे में पूछा है। सदर्न हार्ट डायसन से जो बैंड मिला उसकी एक तरह से मैप कैसे तैयार करोगे, जीन मैप को तैयार करने को बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन द जीन हार्ट डायसन। बात समझ आई आपको? कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान है। यस में शो कुछ और हो रहा है, पूछ कुछ और रहा है। मैप का तो नाम भी नहीं लिया और मैप बना के पूछ भी दिया। तो लोसी और जहां रीअरेंजमेंट जीन की बात आ जाए, सीधा सीधा मैप है। तो मैप के लिए तो आप जाओगे सीधे, ये बैंड कितने मिल रहे हैं उसके हिसाब से ही मैप बनेगा ना।
RFLP में अभी पढ़ा तो था, सीक्वेंसिंग, RFLP, RAPD, कितना कुछ पढ़ाया था। इसमें से आपको लॉजिकली एक सोचना है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो पढ़ाया है वही आएगा, सारे कॉन्सेप्ट मिला के देखना आज की। चलो अब ये मैं देख रहा था, कल इसकी डिस्कशन भी हुआ था मास के बारे में, राइट आफरीन? RAPD के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, कंप्यूटराइज टेक्निक है, PCR टेक्निक है, एंड देन, है ना। तो ये क्वेश्चन मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि चलो आज ये पढ़ा भी देंगे थोड़ा बिफोर स्टार्टिंग द इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस। म्यूटाजेनेसिस का कॉन्सेप्ट बड़ा लंबा है, पूरा मुझे लगता है 3-4 दिन लग जाएगा, काफी लंबा है। मैंने एक आज नोट्स भी अपलोड किया है गूगल क्लास में, क्लोनिंग का बहुत ईजीएस्ट नोट है, तो समरी आपको मिल जाएगी इसमें, क्या अभी तक हमने पढ़ा। जो भी पढ़ो दिमाग में पूरी पिक्चर होनी चाहिए, ये ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि बहुत मैथमेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं बायोलॉजी में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, यू शुड नो हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट इज द रिलेटेड कॉन्सेप्ट। So what is the mass? Marker assisted selection, defined as selection based on molecular markers, should have some important criteria for plant breeding activity. Some statement about these criteria are mentioned below. Markers should co-segregate with the desired trait of interest. Markers should not co-segregate with the desired trait of interest. Markers should be unlinked with the desired trait of interest, and marker is used for indirect selection of a genetic determinant or determinants of trait of interest. Which one of the following combination is correct? Tell me, beta. No idea. So let us start studying the mass, है ना। पहले mass के बारे में पढ़ लें, then we will see the other questions, है ना। तो जैसे कि आप पढ़ रहे हो कि there are various genetic markers, RFLP, RAPD, है ना। एंड हमने एक लिस्ट भी मॉर्निंग में दिया था कि इसको याद कर लो कि what are the PCR based marker to create the maps to study the evolutionary। ये भी बताएंगे आपको how to prepare the evolutionary link by with the help of RAPD or RFLP. So mapping marker, these are the mapping marker in situ hybridization technique, fluorescent tag, southern analysis is used for watching the linked marker co segregate chromosome walking to generate physical map, comparison of physical and genetic map. So already we have discussed this about DNA polymorphism can be used. So before that, क्योंकि ये already पढ़ा हुआ है, we should go for the study of mass. तो एक टेक्नोलॉजी है, वो भी कल डिस्कस करेंगे, कल तो नहीं, मे बी नेक्स्ट वीक, मंडे, marker assisted selection. Yes. So let us see that. So what is marker assisted selection? If you will see how this is essential, this is also kind of marker, है ना। तो ब्रीडिंग में क्या होता है कि you have to wait for the many generations. आपको कई सालों तक, 13-14 साल तक वेट करना पड़ता है to get the better variety. Now this marker, mass assisted selection, so this reduces many generations. So you can see कि conventional plant breeding क्या करता है, P1, P2 and then you are getting the F1, F2. Okay. So a large population consisting of thousands of plants, तो वो phenotypic based selection होता है, right? तो जैसे मान लो किसी डिजीज के अगेंस्ट में कोई आपको चाहिए प्लांट, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ब्लाइट स्क्रीनिंग, उसमें से सिर्फ हेल्थी प्लांट को स्क्रीन करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। या फास्फोरस डेफिशिएंसी वाले प्लॉट में जो प्लांट ग्रो कर जाए, राइट, तो ऐसे इसको कहते हैं फिनोटाइपिक सिलेक्शन। सो दिस इज अ वेरी लेबोरियस टेक्निक, है ना, कॉस्ट कंज्यूमिंग, टाइम टेकिंग, ये फेवरेबल नहीं है। तो व्हाट इज द रैपिड टेक्निक? रैपिड टेक्निक एज ए मार्कर
assisted breeding. You can see susceptible and resistant. इन दोनों को क्रॉस कराया, F1 generation then F2 generation, right? And then large population consisting of thousands of plants, and they are selected based on the marker assisted selection. Okay, marker assisted selection. So method totally based on the DNA marker, and this is assumed that whatever the DNA marker is we are using, they are equivalent to the phenotypic expression. तो हमारा जो टाइम है वो घट गया. So what is the prerequisite for an efficient marker assisted selection program? You should already The previous slide में मैं just दिखा. Okay. है ना. तो अब ये मेथडोलॉजी को घटा रहे हैं ना. हमें क्या करना, रेजिस्टेंट वैरायटी चाहिए. ससेप्टेबल और रेजिस्टेंट में से क्रॉस करा के वी हैव टू सेलेक्ट द ट्रेड दैट इज गुड. दैट इज व्हाट इज गुड, दैट इज रेजिस्टेंट वैरायटी. ठीक है ना. तो हमने क्या करना है कि ये डीएनए मार्कर को यूज करना है मास लेवल पे. सो ऑब्वियसली वी नीड द डीएनए, एंड ऑलरेडी यू नो that you can employ any of these markers in the mass program, right? For example, RFLP, है ना, RFLP, SSR, RAPD, FLP, already we have discussed. What is the full form of SCAR? SNP तो पता है, FLP भी पढ़ा दिया, RAPD पढ़ा दिया, SSR पढ़ा दिया, RFLP पढ़ा दिया. Then Sequence characterized. हाँ, sequence characterized. Amplified regions. हाँ, ओके. इसको पढ़ लेना क्योंकि CSR में मैंने देखा स्कार के बारे में पूछा जा रहा है. Yes sir. तो इसको थोड़ा देखूंगा, कोई यूनिक चीज मिलेगी तो मैं भी बता दूंगा इजी है वैसे. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द मास. सो यू कैन यूज एनी ऑफ द मतलब मार्कर. ऐसा नहीं है कि मास कोई डिफरेंट चीज है, बस ये है कि दिस इज अ मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन. कोई भी मार्कर लेके उसकी हेल्प से you can select the phenotype. तो आपको क्या देखना है for efficient mass? What is the requirement? Requirement is ease of use. A small amount of DNA is required. Okay, this is having the low cost, and repeatability is also there. High rate of polymorphism you can see. So they are almost having all the criteria, and they are codominant. This is the best part is they are not dominant. They are co-dominant. So can you prepare the linkage map with the help of this mass? So yes, without linkage map you cannot employ the mass, right? So this is linkage map. Will you help in choosing the best marker also, and also if you once selected the marker for phenotypic trait in a given population, then you can identify the good traits with the help of these markers, but you have to select a standard reference for that. Okay, so knowledge of association between molecular marker and trait of interest is the ultimate benefit of this marker. So what is the best ingredient for mass is the knowledge of marker that are associated with trait important to a breeding program. Okay, so now the difficult part is large number of data you will obtain by this mass program. Okay, so you have to evaluate them. You have to see which one is the beneficial. So you should know how to handle the large number of data. Okay, and what is the advantage of mass? Finally, you can obtain a better variety of seedling. Right, that is very good upon the other traits. Okay, so this is the beneficial part, and this is based on the DNA, so they are not going to vanish. They are going to follow. Sir, कैसे परफॉर्म करेंगे on seedling material पे? मतलब सीडलिंग मटेरियल पे नहीं करते बेटा. सर मतलब वो समझ नहीं आ रहा मुझे. क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना है, प्लांट की अच्छे ट्रेड सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, हाँ ये मान लो रेजिस्टेंट वैरायटी आपको मिल गई. हाँ ये सर. उसको आप ग्रो कराओगे ना लार्ज स्केल पे. हाँ ये सर. बाकी वैरायटी छोड़ दोगे, तो जो उसका सीड बनेगा
हाँ ये सर। जो उसका सीड बनेगा तो वो बेनिफिशियल होगा, राइट। तो ये कह रहे हैं कि जो आप जीनोटिपिक चेंज करोगे, है ना, या जो ट्रेट आपके हैं वो सीडलिंग में ही तो है ट्रेट डीएनए के रूप में। तो हाँ, प्लांट जीनोटाइप Yes, तो सीड में होगा ना, प्लांट में थोड़ी ना होगा। प्लांट तो एक फिनोटिपिक कैरेक्टर है ट्रेट के साथ, सीडलिंग में आपको ट्रेट दिख नहीं रहा है। फ्लावरिंग इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेट। अगर प्लांट बायोलॉजिस्ट हो तो फ्लावरिंग के बिना तो सीड बनेगी नहीं। तो अगर आपको प्लांट जीनोटाइप देखना है तो सीड से ही स्टार्ट करेंगे ना, फिर देन ट्रेट्स आएंगे, फिर उनका सिलेक्शन होगा, फिर उनको हार्वेस्ट करेंगे, है ना। तो ये पूरा, हाँ, फिर क्रॉस करेंगे सिलेक्टेड वैरायटी को, उसमें रेजिस्टेंट होगा, नॉन रेजिस्टेंट होगा या ससेप्टेबल होगा। सबसे बेस्ट पार्ट ये कि दिस स्टेट इज जेनेटिकली डिसाइडेड, नॉट डिसाइडेड बाय द एनवायरनमेंट। तो दो फीचर आपको मिल गई, एक तो कोडोमिनेंट है, दूसरा नॉट अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। प्रीवियस स्लाइड सर एक। So, देखो क्वेश्चन पूछते हो तो मजा आता है ना, फिर चीजें और एक्सप्लोर होती हैं। सर इससे भी प्रीवियस वाला स्लाइड सर, इससे वाला जहाँ पे नॉलेज, ये वाला सर ये वाला, हाँ ये सर, हाँ ये सर हो गया सर, होल्ड ऑन, ठीक है। हेलो नवीद, समझ में आ रहा है? सर यानी कि सर जो मास जो पूरा करेंगे तो उसके स्टेप में अगर जो और कोई मार्कर यूज करना होगा तो हम यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई भी मार्कर यूज कर सकते हो, मास में कोई फिक्स मार्कर नहीं है। Yes, आपको देखना है कि वो कौन सा यूज करने से बेटर होगा। जैसे कल हमने पढ़ा था आरएपीडी सबसे बेस्ट है, yes. आरएफएलपी, एसएसआर, एफएलपी। अब ह्यूमन में अगर हमें मास अप्लाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, एसएनपी अप्लाई करेंगे ना, फिर आरएपीडी नहीं अप्लाई करेंगे। SNP करेंगे। प्लांट के लिए SNP सर हम RAPD करेंगे, प्लांट के लिए आरएपीडी करेंगे। मास वो सेलेक्ट आपको करना है। लिंकेज मैप एक आपको बन जाएगी जो रेफरेंस मटेरियल है और जो आपने सेलेक्ट किया है उनके बीच में। तो अभी तो बेनिफिशियल पार्ट ही पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मास समझना बहुत टफ है। दिस इज ए कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट बुक है, उसमें हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं, हम ओवरव्यू बताएंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए व्हाट इज द मास, हाउ इट्स परफॉर्म, हाउ इट्स सिलेक्टेड, है ना। That's important for the competition point of view. So why mass is performed? Actually, we are selecting the best plant that is resistant against the disease, or they are bearing the insect pest property against the higher temperature, growing against the higher temperature and moisture stress they can tolerate, you know. And you have to evaluate. That is the best part. You have to evaluate if they are having the sustainable character or not after the selection. So this mass is helping in selection only, right? Selection, and this has been found that this DNA marker is best predicting for the phenotype. You are skipping that step कि बार बार हमें ग्रो कराना पड़ रहा है फील्ड में, तो वो वाला चीज स्किप हो गया आपका, क्योंकि आपने जितनी वैरायटी थी सबको सेलेक्ट कर लिया, है ना, और सेलेक्ट करके डायरेक्टली आपने लिंकेज मैप के हेल्प से आपने देख लिया कि कितना मैक्सिमम ट्रेट किस में एक्सप्रेस हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट, जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स आजकल नहीं करते, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मान लो हमें देखना है कि भाई इंसुलिन के अगेंस्ट मान लो हमें चाहिए कोई प्लांट, राइट। हमने इंसुलिन का जीन सीक्वेंस किया और उस प्लांट का जीन सीक्वेंस किया और मैचिंग देख ली, तो 99% जो जीन मैच कर गई इसका मतलब वो इफेक्टिव हो सकती है, राइट। तो दिस इज सेम बिहेवियर बाय द मास। अब आपको बाकी ट्रायल, हिट एंड ट्रायल करना है ना, तो आप हजारों प्लांट में से एक प्लांट सेलेक्ट कर पाए बिकॉज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसी तरह से जो मार्कर है मास में आरएपीडी और या जो भी ले रहे हो, दे आर हेल्पिंग यू आउट इन सेलेक्टिंग द बेस्ट एलील, है ना। यू कैन सी द बेस्ट एलील। When recessive allele determine the trait of interest, then what happens? They cannot be detected through phenotypic evaluation. Yes, right? है ना? Because their presence is masked by the dominant allele. Heterozygous condition में आप कर ही नहीं सकते इसको। एक तो ये कंडीशन हो गई।
In traditional backcross program, plant with recessive allele are identified by progeny evaluation after self pollination or test crossing to a recessive tester. तो वो बैक क्रॉसिंग में कौन जाएगा, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है ना, वो नहीं करेगा। तो कोडोमिनेंट एक तो फीचर है, तो दोनों हेट्रोजाइगस में डोमिनेंट ही हो तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज मास्क हो जाएगा। तो व्हेन मल्टीपल रेजिस्टेंट जीन आर पिरामिड, पूरा डोमिनेंट हो या फिर जो है पूरा रेसिसिव हो, पूरा रेसिसिव। हेट्रोजाइगस कंडीशन इज हेट्रोजाइगस में तो मास्क कर जाएगा डोमिनेंट ये से। हाँ, अब ये देखो, ये एक वर्ड ये भी सीएसआर में पूछा है, व्हाट इज द जीन पिरामिड, जीन पिरामिड, ये नोट कर लो। दिस इज व्हाट इज द जीन पिरामिड। जीन पिरामिड मतलब यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि व्हेन द मल्टीपल रेजिस्टेंट जीन आर देयर, है ना, एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेम वैरायटी और सेम ब्रीडिंग लाइन, इसको पिरामिड कहेंगे। एक जगह पे इकट्ठा है, पिरामिड मीन्स कलेक्शन ऑफ द जीन्स। ओके, मल्टीपल रेजिस्टेंट वैरायटी, हाँ, मल्टीपल रेजिस्टेंट जीन्स, नॉट वैरायटी। ओके, जीन्स आर प्रेजेंट इन सेम वैरायटी, ओके, जीन्स आर present together in same variety. This is called as the pyramiding. okay, Pyramiding of the gene, collection of the genes, right? So now in such case, what happens? Presence of effect of individual gene is difficult to verify, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि अगर 10 जीन है तो 10 में से कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट? एंड प्रेजेंस ऑफ वन रेजिस्टेंट जीन में conceal the effect of additional gene, राइट? तो दिस में भी द अनदर प्रॉब्लम। तो आप क्या कर सकते हो कि देन मार्कर कैन हेल्प यू आउट इन सच ए फिक्सिंग सच ए प्रॉब्लम, राइट? सो व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू सी कि इफ एनी बेटर मार्कर इज अवेलेबल फॉर द रेजिस्टेंट जीन और नॉट, राइट? तो देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान योर मास, right? So what we need ultimately, we have to need a reliable marker for a trait, then you can perform the better mass. What we can conclude, we need a reliable marker for a trait, because every trait can have the different type of markers. So marker is not fixed, you have to select, है ना, based on the criteria. So what is the criteria? So you have to see कि there should not be low heritability situation, there should be high heritability situation, because you are going to select a marker against the phenotype. Okay, so otherwise low heritability situation will be there, then phenotypic selection will be very, very slow, and this is going to give you the wrong results, right? So you need a reliable marker for that can have a greater success, greater helping in greater phenotypic selections. So mass may be cheaper and faster than conventional phenotypic assay depending on the trait. So finally, for example, if you want to evaluate a nematode resistant, right, in the plants, कि कौन सा plant better grow कर सकता है nematode के against में, then if you are performing the conventional technique, then it's a very, very labor intensive technique, right? अब तुम्हें देखना पड़ेगा nematode कितने थे, क्या था, है ना, कब अटैक किया, वो सारी ब्रीडिंग पीरियड, वो सारा कुछ करना पड़ेगा। Selecting on the basis of reliable marker would probably be cost effective in this case, right? तो अब आपने एक reliable marker ही लेना है, right? So for example, another example we can take the plant height. प्लांट हाइट की ट्रेट ले लिया मान लो, राइट? प्लांट हाइट का ट्रेट ले लिया कि दैट इज लिंक्ड विद द, वो प्लांट बेटर परफॉर्म करेंगे अगेंस्ट द नेमेटोड रेजिस्टेंट, दैट विल बी द लॉन्गर, जो लंबे होंगे। हमने प्लांट हाइट ऐसे ट्रेट ले लिया, एंड दिस इज इजी टू मेजर एंड दे हैव द इकोनॉमिकल एडवांटेज आल्सो, राइट? तो सच काइंड ऑफ क्राइटेरिया इज सेलेक्टेड. So you have to make the selection of the marker that should be cost effective, and so and also there is another challenge is the extraction of DNA, right? सर इसको मैं ये मतलब जैसे कन्वेंशनल वाले जो वो था, रूल था कि प्रोसीजर था, वो ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटिपिक, लेकिन जो ये मास है ये ऑन द बेसिस ऑफ जीनोटिपिक, इसलिए जो कम समय में, हाँ, ये कम समय में हो जाएगा क्योंकि आपने ट्रेड सेलेक्ट कर लिया, उसके लिए
मार्कर ले लिए, जैसे प्लांट हाइट के लिए एक ट्रेट हो गया, तो प्लांट हाइट के लिए एक आपने मार्कर ले लिया, है ना। हाँ, तो अगर मार्कर ले लिया तो देन मार्कर इज एक्सप्रेसिंग, जहां जहां मार्कर एक्सप्रेस करेगा तो उसी सीड या उसी वैरायटी को हमें सिलेक्ट करना है, राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर you have to use the multiple marker for the same or different trait, and then finally you are making the decision, right? तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये ले लें लिंकेज मैप, मान लीजिए दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉबैक। सर ये प्रोसेस कैसे होगा? मान लो सर पहला प्रोसेस है कि हमने डीएनए को आइसोलेट कर दिया, फिर मार्कर लगाया, मार्कर लगा के ट्रेट डिसाइड कर लिया। सर मार्कर यानी कि मार्कर एज द प्रोब, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, और फिर जो है वो जहां पर होगा वो जाकर बाइंड हो जाएगा। अब ये देखो ना, अब करते कैसे हैं, मार्कर मस्ट बी टाइटली लिंक टू द टारगेट लोसी, राइट। तो ये आपको देखना है कि दे आर हैविंग सच काइंड ऑफ डिस्टेंस लेस देन 5 सेंटी मार्कर, राइट। तो मार्कर ए 5 सेंटीमीटर, मार्कर ए, मार्कर बी, ओके 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो अगर मान लो ये दो मार्कर यूज करते हैं, देन व्हाट आर द चांसेस, 99.5%, दैट इज रिलायबिलिटी फॉर सिलेक्शन, ओके। अगर सिर्फ मार्कर ए लेंगे देन इट विल बी ओनली हैविंग द 95, right, 95% chances. Yes. So using a pair of flanking marker can generally improve reliability but increases time and cost. तो ऐसा नहीं कि एक सेकंड में आपको पता लगेगा एक लेक्चर से, बट मैक्सिमम पार्ट क्लियर हो जाएगा आपको, राइट। सो फ्लैंकिंग two or more marker is giving the more reliability, and this is recommended. That is called as the flanking marker, pair of flanking marker. दो मार्कर ले लिए तो उससे आपका रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो जल्दी, हाँ 99.5%। क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसी, ट्रेट को लिंक करता है, जैसे मेंडल ने क्या बोला था, एलील इक्विवेलेंट टू जीन और एवरी एलील हैज ए लोसी। तो इसी तरह से क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसी, यानी आप जो मार्कर यूज कर रहे हो वो किसी ट्रेट के लिए यूज कर रहे हो ना, हाँ, राइट। तो दिस इज फॉर द क्यूटीएल, है ना, क्वांटिफिकेशन के लिए, ट्रेट की क्वांटिफिकेशन के लिए। तो दे मस्ट बी लिंक्ड, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसी, एंड दे मस्ट बी लिंक्ड, है ना। क्यूटीएल परफॉर्मेंस में कहते हैं, क्यूटीएल के लिए मैं बताऊंगा, लॉग स्केल पे उसको मेजरमेंट करते हैं। क्यूटीएल अभी लास्ट ईयर CSIR में पूछा था कि अगर ये वैल्यू आ रही तो देन व्हाट विल बी द क्यूटीएल, तो उस पे आऊंगा मैं, राइट। तो RFLP मार्कर कन्वर्टेड टू STS मार्कर, तो ये भी यूज कर सकते हो RFLP मार्कर, राइट। RFID मार्कर इज बेस्ट, है ना, दे कैन गिव यू द बेस्ट रिजल्ट बिकॉज इट विल हेल्प यू इन द गेटिंग द सीक्वेंस आल्सो। तो इसमें अभी डिटेल में भी जाओगे तो कंफ्यूजन ही होगा, बस बेसिक आइडिया ले लो। तो मार्कर मस्ट बी पॉलीमार्फिक, दिस इज द वन क्राइटेरिया, वट एवर द मार्कर यू आर टेकिंग, RFID or RFLP or, है ना, SSR जो भी ले रहे हो, दे मस्ट बी पॉलीमार्फिक। पॉलीमार्फिक मीन्स दे शुड शो क्लियर बैंड्स, नॉट डिफ्यूज बैंड, ओके। क्लियर बैंड आपको आ रही P1 P2 ट्रेट के लिए, ठीक है ना। बाकी सर एट डिफरेंट पोजीशन, हाँ डिफरेंट पोजीशन, राइट, तो वो क्लियर आ रही है, तो दे आर शोइंग द पॉलीमॉर्फिज्म। एंड मेनी क्यूटीएल हैव लार्ज कॉन्फिडेंस, ये स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन जब करोगे देन यू विल टॉक अबाउट द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है, बेस्ड ऑन दैट देन यू कैन इवैल्यूएट कि विच वन इज द having the best, that is called as the estimate of QTL location, है ना। तो एक्चुअली कैसे कंडक्ट करते हैं, टिश्यू सैम्पलिंग, DNA एक्सट्रैक्शन, देन PCR, है ना, PCR, देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड देन इवैल्यूएशन ऑफ द मार्कर एनालिसिस बेस्ड ऑन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो मास स्प्लिटिंग स्कीम, मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉसिंग, पिरामिडिंग आपको बताया व्हाट इज पिरामिडिंग, अर्ली जनरेशन सिलेक्शन, काफी कॉम्प्लेक्स है तो ये सारा आपको नहीं पढ़ना है। व्हाट इज पिरामिडिंग, पिरामिडिंग आपको बता चुका हूँ।
Pyramiding फिर is से बता दीजिए extremely, पिरामिडिंग का। हाँ, pyramiding is collection of all the genes at a single chromosome, है ना? तो combining multiple disease resistant gene for specific races of a pathogen at a single chromosome। तब इस केस में क्या होता है कि वो डिफिकल्ट है कि दिस इज बिकॉज ऑफ वन जीन और मल्टीपल जीन इफेक्ट, है ना, जो कि हम रेजिस्टेंट वैरायटी देख रहे हैं। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। पिरामिडिंग इज अ काइंड ऑफ लैकुना इन द मास, है ना, इसमें आपको डिफिकल्टी आएगी मास कंडक्ट करने में, राइट। सो जैसे ये कह रहे हैं फिनोटाइपिंग ए सिंगल प्लांट फॉर मल्टीपल फॉर्म ऑफ सीडलिंग रेजिस्टेंट ऑलमोस्ट इज इम्पॉसिबल, राइट। सो अब ये समझ सकते हो आप, दिस इज द ब्रीडिंग प्लान, जीन ए, जीन बी, F1 जनरेशन, जीन ए प्लस बी, F2 एंड देन आफ्टर F2, ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी F1 में मास नहीं अप्लाई करते हैं, मास जब भी अप्लाई करेंगे आफ्टर F2 जनरेशन, राइट। आप ये याद रखो, आफ्टर F2 जनरेशन, नेवर इन द F1। तो नाउ आफ्टर द मास you can check their traits, right? So this is the desirable and this is the beneficial also, क्योंकि F2 में आपका अच्छे से आ जाएगा कि कौन सी traits एक्सप्रेस हो रही है, वो लिंक है, इसके पहले करने का फायदा ही नहीं, राइट। तो पिरामिडिंग का जो इफेक्ट है वो भी आपको क्लियरली पता लग जाएगा मास में F2 जनरेशन के बाद, क्योंकि सेग्रीगेशन ज्यादा अच्छे से हो जाती है। F1 में उतना सेग्रीगेशन नहीं होगा, F2 में हो जाएगा, है ना, जैसे इन्होंने ये करके भी बताया क्रॉस, राइट, ए बी ये सारा करके इन्होंने बताया कि ना, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, जैसे ये है जिसमें कि सारे ए बी बी है ना, ये कोडोमिनेंट फीचर में ये ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करेगा, ठीक है ना, इसलिए देखो एरो बना के लिए यहाँ पे, ठीक है। So early generation mass conducted at F2 or F3 stage, not before that. Plant with desirable gene QTL are selected and allele can be fixed in the homozygous state. Plant with undesirable gene combination can be discarded. So advantage for later stage of breeding program, because resources can be used to focus for a fewer lines, है ना। देखो F2 के बाद फिर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं मास को, है ना। तो इफ यू आर सेलेक्टिंग ओनली वन QTL, है ना, तो थोड़ा सा 75% यू कैन एलिमिनेट द अनवांटेड जीन। लेकिन अगर 2 QTL ले लिया, 2 ट्रेट ले लिया लिंक करके, देन यू हैव चांसेस ऑफ 94% एलिमिनेशन ऑफ द अनवांटेड जीनोटाइप। तो हमें क्या करना है, स्क्रीनिंग करनी है फॉर द बेस्ट एंड एलिमिनेट द रेस्ट, ओके। तो 2000 में से 94% अंदाजा लगा लो कितने निकल गए, है ना, केवल 6% बचा। 6% को इजी है ये 2 QTL सही बेस्ट है, मास फॉर 2 QTL। ये याद रखना, ये आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है कभी विशेषण में कि मास ऑफ 1 QTL विल बी हाउ मच परसेंटेज, 2 QTL का कितना परसेंटेज आएगा। ऐसा क्वेश्चन QTL का क्वेश्चन आया है, लेकिन समझ आता है भाई, आता है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप समझ में आएगा। देखा है, जैसे क्वेश्चन मैंने देखा है वो, तो QTL का आता है सर क्वेश्चन? हाँ, मुझे पता है। ये सर QTL के बारे में जो चीज पूछी जाती है उससे ज्यादा एडवांस आपको लेक्चर दे दिया है सर। वो खासकर वो सब हाइट का पूछते हैं सर कि इस प्लांट का ये हाइट है, देन सेकंड प्लांट का ये हाइट है, थर्ड प्लांट का हाइट पूछी। अभी देखो ना, ये वो आप सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, आई कैन गारंटी। अगर आपने ध्यान से पूरा वो सेशन लाइफ का लिया है ना लेक्चर, जो RAPD RFLP, वो सारा आना चाहिए। ये नहीं है कि आप पहले दिन मास पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ आ जाएगा समझ में, नहीं, आपको सारा क्लियर होना चाहिए। RFLP RAPD SSR स्कार SNP ऐसे जबान पे होना चाहिए, है ना। जैसे बच्चे 1 2 3 4 5 गिनते हैं ना, वैसे आपकी जबान पे ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि देखो साइंटिस्ट कौन होता है, साइंटिस्ट वो होता है जिसको टेक्निक बड़ी क्लियर होती है। बाकी आपको DNA एप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बट टेक्निक पार्ट बहुत ही स्ट्रांग जिस बंदे का होगा लाइफ में, वही एक्सेल करेगा। क्योंकि जब आप लैब में जाते हो कोई नहीं पढ़ाता है आपको, सीधे मशीन मिल जाती है, देन यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। टीचर कोई हाथ पकड़ के नहीं सिखाता जैसे MSc में सिखाया जाता है,
आप और जेआरएफ सर हो, डाटा कोरिलेशन करना वो तो नहीं अरे आता। पूरा स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए भाई, इसीलिए तो तपस्या है, यही है पीएचडी के टाइम में। इफ यू आर द बेस्ट, एमएससी से स्टार्ट करो, टेक द बेस्ट एजुकेशन फ्रॉम बेस्ट टीचर, मतलब सब परफेक्ट कम करने साउंड के नॉलेज। बाद, हाँ, सब कम करने के बाद अगर डाटा कोरिलेशन करना नहीं आता है तो पेपर पब्लिश नहीं कर सकते हो, उसमें और बहुत कोई वो है। एक्सेप्टेंस नहीं होगा। देखा मैं हाँ कितने बड़े जर्नल में एडिटर हूँ, देखा ना आपने, मैंने भेजा था, हाँ सर। है ना, मेरा फोटो, सारा बायोडाटा, सब कुछ वहां पे दिया हुआ। तो चीप वाला मैं नहीं हूँ, जो जितने भी पढ़ाते हैं वो क्या पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, सीएसआईआर के टीचर क्या पढ़ाते हैं। मैंने तो बड़ी तपस्या की है, देन आई एंटर्ड इन दिस फील्ड। मैं अपने बच्चों को मेरे जैसा, मेरे से भी अच्छा तैयार करूंगा साइंटिस्ट, एंड दिस इज आई कैन गारंटी। बहुत क्लियर कट डिस्कशन एनालिसिस होती है क्लास में, यू कैन सी। सो यू कैन सी मास में क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेडिग्री। पेडिग्री में आप देखो लगातार कर रहे हैं मेहनत, P1 P2 F1 आ गया, फिर F2 में फिनोटिपिक देख के विजुलाइज करके स्क्रीनिंग किया, ठीक है, फिर F3 में देखा, फिर विजुलाइज करके स्क्रीन किया, डिस्कार्ड किया, है ना, फिर F4 F5 F6, मतलब 7 जनरेशन तक यही काम कर रहा है। एंड देन ऑल्सो नॉट गारंटी कि आपको बेस्ट मिल गया, देन यू कैन गो फॉर द लाइसेंसिंग, सीड इंक्रीज एंड कल्टीवार रिलीज। यानी 8 साल लग गए एक कल्टीवार को रिलीज करने में। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। बेस्ट ट्रेट मिलने के लिए, हाँ, बेस्ट रेट लेने के लिए पूरे, अरे हमारे यहाँ होता था गांव में, मुझे समझ ही नहीं आता था, मैं काफी छोटा था, 12th क्लास में था, तो मैंने देखा कि किसी प्राइवेट कंपनी ने पूरा फील्ड को हायर किया हुआ था। तो मैंने देखा वो शिमला मिर्च की वैरायटी ग्रो कराते थे, और सेलेक्ट करके कुछ वैरायटी को ले जाते थे, बाकी पूरा गांव वाले उसको काट के ले जाते थे फ्री में। मुझे समझ नहीं आता था कि ये करते क्या है, इतना रेंट भी दे रहा है, एंड देन व्हाट दे आर डूइंग। तो ये बेस्ट वैरायटी रिलीज करके करोड़ों कमाते हैं। तो ये मास के बेस पे अब बहुत इजीली होता है, तो उनको फील्ड भी बहुत छोटा मोटा फील्ड हायर कर लेते हैं, उसमें कई काम कर सकते हैं। यू कैन सी द मास स्टार्टिंग विद द F2, राइट, ओनली डिजायरेबल F3 लाइन्स प्लांटेड इन द फील्ड। 2 या 4 पौधे उन्होंने उगाए हैं, देखो ये 1 2 3 4, यहाँ पे कितने पौधे उगाए थे देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऐसे तो 2000 के ऊपर अगर कर लो तो बहुत ही ज्यादा लेबोरियस हो गया है ना। यहाँ पे केवल 4, एंड देन F4 में स्क्रीनिंग किया फिर से, फिर इसमें से एलिमिनेट करके फिर जो बेस्ट है उनको ग्रो कराया, राइट, 1 हाँ 2 ग्रो कराया, ठीक है, ये 7 2 3 4 ही है, बट इसमें से भी F5 में और स्क्रीनिंग हो गई, F6 में और अच्छे से स्क्रीनिंग हो गई, एंड F7 में और स्क्रीन कर लिया। तो देन मल्टी लोकेशन टेस्टिंग स्टार्ट होगी, कई जगह पे, कई एरिया में, कई डिस्ट्रिक्ट में, इन्वायरमेंटल कंडीशन में, एंड देन फाइनली दे आर रिलीजिंग द कल्टीवेटर। व्हाट इज द बेनिफिट, तो बिल्डिंग दे आर स्केलिंग डाउन, है ना, स्केलिंग डाउन द लेबोरियस पार्ट, है ना, कि बहुत सारे प्लांट, एंड देन स्क्रीनिंग, विजुलाइजेशन, एंड देन आल्सो नॉट गारंटेड, बट दिस इज गारंटेड। तो आपका लिमिटेड स्क्रीनिंग एंड लिमिटेड ग्रोइंग एंड गेटिंग द बेस्ट वैरायटी, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। एंड कंबाइंड अप्रोच क्या, जो QTL का आप पूछ रहे थे, राइट, तो QTL मैपिंग इज मस्ट, है ना, क्योंकि बिकॉज रिकॉम्बिनेशन बिटवीन मार्कर एंड QTL अगर ये अच्छे से हो जाए, then you are getting the best trait in the population, and this is also going to reduce the population size for trade, and this making the whole process cheaper and easier. Okay, so for maximum gain, QTL must be linked, and more than one QTL should be there. Okay, so that is called as the marker directed phenotyping. Marker directed phenotyping, or can say tandem selection, है ना, tandem selection. So आप देख सकते हैं यहाँ पे, this is a marker assisted selection mass. So marker directed phenotyping, recurrent parent, donor parent, then you are getting the F1 को फिर क्रॉस कराया P1 से, then you are getting the BC1 F1, and then you are applying the marker assisted selection, and then based on that you are selecting the best plant. So you are getting the few plants only. So this is going to save time and
reduces cost, and you are also getting the quality traits. So there are various approaches for the breeding program. You must know in the light of knowledge, mass, already we have discussed, marker assisted selection, plant are selected for one or more group, 8 to 10 alleles are there, MABC, marker assisted back crossing, है ना? So here donor allele are preferred to the elite line. Elite line मतलब unique line. Mars, marker assisted recurrent selection. Mars does not mean मंगल ग्रह नहीं है धरती पे ही मंगल ग्रह है. When you are applying the marker assisted recurrent selection. Okay, so this is indexing based on the QTL. तो कंप्यूटराइज पूरा होता है ये, और इसको आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेस पे एंड हैप्लोटाइपिक जो जीन है उसको टारगेट करके, एंड देन यू आर प्रिपेयरिंग such selections. So genome wide selection very popular, आजकल बहुत पॉपुलर है. This is widely helpful in selecting various traits in the plants like tolerance, resistance, superiority to trait of interest. So this is, so what we can conclude, mass is a methodology that has already proved its value, and it is likely to become more valuable as a larger number of genes are identified and their function and interaction can be calculated, and they are available. They can reduce the cost of overall optimization of getting the right phenotype, right? So this is best part. Now come back to the question, marker assisted, right? आप पढ़ाई करो, tell me. अब ये समझ में आ गया क्वेश्चन. Some statement about these criteria. स्टेटमेंट टी सही है सर, ये तो पहले स्लाइड में था. मार्कर शुड को सिग्रीगेट with the desired trait of interest. ठीक है, ये हो गया. सर आंसर दिया हुआ है, डी ऑप्शन. हाँ दिया हुआ है. अच्छा. ये फिर सही थोड़ा सा दिख रहा है. कोई बात नहीं, आपने पढ़ लिया तो थोड़ी क्लियरिटी हो गई ना अभी. हाँ ये तो पहला स्टेटमेंट तो था उसमें. मार्कर से अनलिंक्ड, ये हो ही नहीं सकता अनलिंक्ड वाला. मार्कर यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट सिलेक्शन, इनडायरेक्ट सिलेक्शन. अब आप क्लियर दिख रहा है आंसर, है ना? Yes, sir. यही सही है. Marker is used for indirect selection of a genetic determinant or determinant of trait of interest. Yes, sir. पूरा मास पढ़ने के बाद हमने आराम से, कोई भी क्वेश्चन आएगा, इफ यू हैव द परफेक्ट नॉलेज यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम. तो ये अभी मुझे कल पढ़ाना है, बट मैंने क्वेश्चन आज ले लिया है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे कल की क्लास में. कल का मतलब मंडे को. इन ए ट्रांसजेनिक माइस लाइन, लॉक्स पी साइट आर इंट्रोड्यूस्ड इन द टारगेट जीन ए इन द फॉलोइंग मैनर. प्रमोटर, एक्सॉन, वैसे मुझे आइडिया है, आई कैन एक्सप्लेन हियर. लॉक्स पी एंड लॉक्स पी, तो ये एक्सॉन 2 है. तो इसमें करते क्या है कि लॉक्स पी इज कटिंग दिस जीन, बट व्हाट शुड बी द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन सेम तब कटेगा या डिफरेंट होगा तब कटेगा? दिस सर डिलीटेड में ओरिएंटेशन सेम होता है. Cree recombinase is expressed only in B cells. When what will be the expression profile of gene A in Cree lox recombinant mice? तो नॉकआउट माउस से कल ही पढ़ाने वाले हैं. मंडे को, मंडे से स्टार्ट करेंगे. अभी इस पे रिसर्च चल रही मेरी. मैंने अच्छा ओके सर. इन्वर्टेड तो है नहीं, इन्वर्टेड भी यानी कि ए स्टेटमेंट ए गलत है, डी भी गलत है सर. डी भी गलत है, वो भी इन्वर्टेड लिखना. डी ये भी gene will not be expressed in B cell as exon 2 will be deleted by Cree. सर अब स्टेटमेंट डी सही है. बी करेक्ट है सर. यस सर. बी बी बी, हाँ बी ठीक. मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ. हाँ बी सही है, बी सही है. सर कंफर्म है सर, सही है. So now again come to that point जहाँ से अब थोड़ी क्लियरिटी मार्कर के बारे में ज्यादा हुई है. डीएनए मार्कर पे कल मैंने एक एडिशनल चीजें डाली थी, तो वो मैं मेरा मार्कर का एकदम क्लियर हो गया कंसेप्ट, एक्चुअल में क्या चीज है. हाँ मतलब बेसिक एकदम क्लियर हो गया.
कलर ये वाला स्लाइड था ना, हाँ उसमें दिखाता हूँ। डीएनए मार्कर पे मैंने कुमुलेटिव 4 स्लाइड इकट्ठा किया है, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा यहाँ भी दिया ही था हमने मार्कर से, फिर हाँ यहाँ पे है, चलो मैं बता ही देता हूँ एक फटाफट समरी। हाँ यहाँ से था टाइप ऑफ जेनेटिक मार्कर, ये मैंने मॉर्निंग में शेयर भी किया था। ओके सो पहले तो ये याद कर लो कि बायोकेमिकल बेस इज द आइसोजाइम, नॉन पीसीआर RFLP एंड पीसीआर बेस्ड इज हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6 7 8। आजकल इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, EST RAPD SNP ना। EST वाला अभी किसी को नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है कि हाउ दिस EST मार्कर इज यूज। तो आज तो नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। हाँ ये cDNA से बनता है, इसको कहते हैं हाँ ये सर, हाँ EST एक्सप्रेस सीक्वेंस। सर जो EST जो है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ये ऐसा सीक्वेंस होता है डीएनए का जो एक्सप्रेशन हाँ mRNA है एक तरह से, एक तरह से mRNA है, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिक mRNA है, हाँ स्पेसिफिक mRNA है, इसको लोकेट कर लेते हैं। तो ये जहां जहां लोकेट होगा तो वही एक्सप्रेशन देगा, जहां mRNA नहीं होगा तो वहां पे एक्सप्रेशन नहीं होगा। बहुत सिंपल है इसका, बाकी रिपीटिव करो तो डिस्कस कर सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर यू कैन सी phenotypic बेस है ना, आइसोजाइम you have to see the gene linked with the specific enzymes. Gene A, gene B, they are linked with the allele and they are crossed, then you are getting the AP gene together. तो उसकी प्रोफाइलिंग कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर ऑलरेडी डिस्कस। आइसो एंजाइम मतलब कि सेम एंजाइम, मतलब सेम एंजाइम, हाँ आइसो एंजाइम मतलब सेम एंजाइम बट दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन द डिफरेंट प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म। जैसे एक एग्जांपल समझ सकते हैं LDH, ह्यूमन में LDH इज द आइसोजाइम। ओके, तो ये मसल में भी होता है, दिस इज प्रेजेंट इन मसल सेल्स, लेग यू कैन से, एंड दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन द हार्ट मसल। सर सेम होता है बट अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह पे फंक्शन अलग है, अलग अलग है, सेम एंजाइम but according to the sensitivity of the location, because heart muscle LDH is very sensitive for lactate, है ना। जैसे लोग कहते हैं ना मेरे सीने में बड़ा दर्द हो रहा है, तो वो उन्हीं के सीने में दर्द होता है जहाँ पे LDH थोड़ा वीक है ना। LDH is also give you the marker for heart attack। अगर आप इसकी PCR प्रोफाइलिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लो किसी बंदे को जिसको डाउट है कि हमें हार्ट अटैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो 2 साल 3 साल 4 साल में कि कब आएगा इसको LDH के बेस पे, LDH की प्रोफाइलिंग। सर तभी तो डॉक्टर बता देते हैं कि आप तीसरे हार्ट अटैक पे ऐसा हो जाएगा, सेकेंड हार्ट अटैक पे। वो तो ऐसे बता देते हैं अपने एक्सपीरियंस से, बट अगर जिस बंदे को कभी हार्ट अटैक नहीं आया उसको आप बता सकते हो कि कब आपको हार्ट अटैक आएगा। Okay. Based on the LDH profiling. LDH profiling. LDH profile on the gel electrophoresis. तो LDH के आइसोमर्स होते हैं जो एलील होते हैं, एक होता है H4 और होता है M4। तो LDH के कंसंट्रेशन पे, हाँ बता रहा हूँ। अब देखो M4 कहाँ होगा, मसल में प्योर फॉर्म में, हार्ट में होगा H4। ओके, मैं समझ रहा हूँ, हाँ राइट में भी। तो इवन फॉर कैंसर पेशेंट दे प्रेडिक्ट देयर लाइफ टाइम। ओके, अच्छा यस। अभी भी इक्वल पार्टिसिपेट है ना, नो प्रॉब्लम, इक्वल पार्टिसिपेट। हमारा ओपन डिस्कशन चलता है बेटा, ऐसे बोरिंग में पढ़ाने में मजा नहीं आता कि हम बोल रहे हैं बच्चे कुछ बोले ना ऐसे करके सुन रहे हो, वो कोई फायदा नहीं है। शॉकिंग मोमेंट नहीं देते हम अपनी क्लास में, इंटरेस्टिंग मोमेंट देते हैं, आपको याद भी हो जाएगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो यू नो लर्निंग इज लाइफ टाइम,
अचीवमेंट अवार्ड फॉर अ टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ, है ना. लर्निंग इज ए फन. जब तक ये आपके माइंड में नहीं है देन यू कैन नॉट प्रोग्रेस. तो फन इन नॉट दैट वे, जैसे कि बहुत सारे एकेडमी में चलते हैं वो नहीं, बट यू कैन सी द फ्लैग इज काइंड ऑफ फ्लैगिंग इज देयर. तो ये हार्ट अटैक कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? तो H4 में जब M4 आने लगता है, M आने लगता है ना, तो H4M आ जाता है, इसका मतलब आपको कब हार्ट अटैक होगा? कम से कम 4 साल में. H3M2 आ गया तो 3 साल में. H बैंड आपको आराम से मिल जाएगा. H2M3 आ गया तो 2 साल में. और अगर HM4 आ गया तो बहुत जल्दी, विद इन 1 ईयर आपको हार्ट अटैक आ जाएगा. ठीक है. दिस इज अ मार्कर ब्यूटी. दे आर एक्टिंग एज ए फ्लैग और ए पर्टिकुलर करेक्टर. फिनोटिपिकली दे आर न्यूट्रल. तो सब मार्कर आर डोमिनेंट. वो वाला कर दीजिए एक बार. तो जो भी सुनता हूँ. आप एक चीज देखना आफरीन, आप एक चीज नोट करना, जब भी आप स्टूडेंट को पढ़ाते हो, है ना, जी सर. आपका जितना मेंटल स्ट्रेस है, जितना जहर वो खत्म हो जाता है. सर ऐसा लगता है कि बच्चे जो है या हम लोग जो अपना इंफॉर्मेशन जो पास कर रहे हैं वो स्ट्रेस रिलीवर का काम है. हाँ. स्ट्रेस रिलीवर तुम कह रहे हो, पूरी जैसे लगता है कि ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है ना वो सारे जैसे ओपन हो जाते हैं और इतना अच्छा फील होता है, यू कैन नॉट इमेजिन. अगर रियल में आप टीचर हो और अच्छा जीनियस ब्रेन है देन, अदरवाइज तो फिर प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है. राइट. Now you can see there are some markers which are dominant markers, some are co-dominant marker. तो co-dominant में you can see the profile. ये ऐसे पूछा जा सकता है ना. It can discriminate. What is the benefit of co-dominant marker? It can discriminate between heterozygote and homozygote individual. जैसे M1 आ रहा है तो सिंगल बैंड, M2 है तो सिंगल बैंड, लेकिन हेटेरोजाइगोट है तो आपको 2 बैंड मिलेगा. यहाँ पे आप डिस्टिंग नहीं कर सकते. डोमिनेंट में हमेशा एक ही बैंड मिलेगा, जो मर्जी कर लो. है ना. तो अब ऐसे डिस्टिंक्शन हो गई, थोड़ा सा अगर क्लियरिटी होगी आपको कि विच मार्कर यू शुड सेलेक्ट. यस सर. डोमिनेंट और कोडोमिनेंट. तो RFLP ऑलरेडी डिस्कस. ठीक ना. एग्जाम्पल ऑफ RFLP. चलो you can note down MTHFR mutation detection. मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज म्यूटेशन डिटेक्शन में RFLP का यूज कर सकते हो. सर एक मिनट सर. MTHFR सर अजीब सा नाम है. सर इस बार वाला जो पेपर था सर, वो पेपर जो है बिल्कुल एनालाइजिंग वाले सब पेपर थे. और तुम्हें एक बार और बता रहा हूँ, इस बार जो पेपर आ रहे हैं, जो मेरा गेस है, वो और भी एनालिसिस वाले आएंगे. यस सर. और जो बाकी जैसे कोचिंग में क्या है कि मतलब पढ़ के उतना एक कंसाइज मैनर में बता दे रहे हैं, बस ये फार्मूला बेस. उनका फार्मूला तैयार है हर चैप्टर के लिए. उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सिलेक्ट कर रखी होती हैं, वो डिस्कस करते हैं, बाकी सिलेबस खत्म कर देते हैं जून में. मई में खत्म हो जाता है. मुझे पता है बहुत सारी कोचिंग का सिलेबस 3 महीने में 4 महीने में खत्म कर देते हैं और अपनी बुक पकड़ा देंगे, भाई खरीद लो मार्केट से, प्रैक्टिस करो.
ठीक है ना। तो सर उनका सर के पेपर में तो इस बार इसीलिए सर पेपर थोड़ा अलग आया था, सब पैटर्न चेंज हो गया सर, पूरा एनालाइजिंग पैटर्न वाले पूरा चेंज हो चुका है। अभी पुराने कोचिंग वाले नहीं चल पाएंगे, मैं बताऊं 2-3 साल में देखना उनकी धाराशाही हो जाएगी। अभी पुराने डेटा जो दिखा रहे हैं ना 10 साल के कि हमारे इतने सिलेक्शन हुए, सारी फोटो इकट्ठे कर दे रहे हैं, पता ही नहीं लगता कि किस साल कौन सा सिलेक्शन हुआ। तो हम तो भाई देखो जेन्युइन प्रोफेशन में है और जेन्युइन काम करते हैं, इसीलिए हमने इस कोचिंग का नाम भी रखा मेरिट लाइफ साइंसेज। जो मेरिटोरियस होगा वही मेरे से पढ़ पाएगा जो एलिजिबल नहीं है वो नहीं पढ़ पाएगा, वो कोशिश कितना भी कर ले। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे यहाँ बेस्ट बच्चे, बेस्ट सक्सेस, बेस्ट कैरियर। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो मेरा आपसे कोई रिश्ता खत्म हो गया, जैसे और कोचिंग में कोई रिश्ता नहीं होता उन बच्चों से। अच्छा, क्वालिफाई हुए जाओ, रन अवे। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। RAPD ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड बेस्ड ऑन द PCR एंड चलो AFLP भी कल डिस्कस कर ही लिया था। प्री एम्पलीफाइड सेलेक्टेड न्यूक्लियोटाइड आर यूज्ड हियर। तो अगर एक एक चीज़ नहीं समझ में आएगा तो पुराने वीडियोज हैं वो देख सकते हैं। AFLP की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये डोमिनेंट है। FLP के सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये डोमिनेंट है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। आपने देख ही लिया कि क्या डिफरेंस है बिटवीन डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंट। कर ही नहीं पाएगा हेटेरोजाइगोट। तो FLP कभी भी आपने ध्यान से देखा होगा तो कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं किसी भी बहुत बड़े उसमें, है ना। तो अगर आपको डिटेक्ट करना है कोई डिजीज जो कि डोमिनेंट ही नेचर का है तब आप FLP यूज कर सकते हो, अदरवाइज कोडोमिनेंट मार्कर RAPD इज द बेस्ट। SNP सिंगल बेस, SNP जॉब से मार्कर ना, SSR ये सब सर कोडोमिनेंट मार्कर्स है ना। हाँ, कोडोमिनेंट है एंड दे आर बेस्ड ऑन द सिंगल न्यूक्लियोटाइड। हाँ, डोमिनेंट सर RAPD डोमिनेंट नहीं है। RAPD डोमिनेंट नहीं है बेटा। कहाँ RAPD बताया डोमिनेंट है? डोमिनेंट बोला था। हाँ ये सर आपने बोला सर प्रीवियस स्लाइड नहीं, AFLP बोला था। नो सर, RAPD मैंने नोट डाउन किया था। हाँ ये अच्छा, सर अच्छा, मैं भी मुझे बोल गया। हाँ सर, कोडोमिनेंट मुझे लग रहा था। हाँ सर डोमिनेंट RFLP कोडोमिनेंट है। हाँ अभी सर, क्लियर कर देता हूँ, रुक जाओ। RAPD हाँ RAPD सर RAPD जो है वो डोमिनेंट है और AFLP भी डोमिनेंट है, ISSR भी डोमिनेंट है। अच्छा, ये हाँ डोमिनेंट है, ठीक है। RAPD डोमिनेंट है, राइट। RAPD डोमिनेंट है। हाँ डोमिनेंट, क्लियर। AFLP भी डोमिनेंट है। और सर कोडोमिनेंट में, हाँ सर कोडोमिनेंट में RFLP है कोडोमिनेंट, SSR है, SNP भी है। SNP अभी आज पता चला मास भी है। मास भी है, मास कोडोमिनेंट है। हाँ, मास कोडोमिनेंट है। तो दिस इज द, यहाँ से देखो ना, यहाँ पे मैंने फिर पकड़ा था ये कि QTL और मास की बात हो रही, तो मैंने सोचा इसको अगर नहीं पढ़ाएंगे, फिर मैंने अचानक क्वेश्चन देखा तो काफी क्वेश्चन QTL और मास पे आए, तो फिर मैंने कहा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया है सिलेबस में, मास और QTL का नाम ही नहीं लिया, ठीक है ना, सिर्फ DNA मार्कर लिखा है बस, तो मार्कर इसलिए थोड़ा सा। हाँ, ये मैं बताना चाह रहा था। PCR कल बताया भी था थोड़ा सा, PCR प्रोडक्ट, फिर स्कोरिंग कैसे करते हैं। सर आप अनअकैडमी पे सर आ जाइए, फिर बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, फिर सर आपको जानेंगे, सर आपको फिर जानेंगे सर। अनअकैडमी में प्रॉब्लम तुम्हें जाना जाओ सर, एक्चुअल में सर नहीं सर, मैं चाहती हूँ सर एक्चुअल में पता तो चले कि ऐसे टीचर है, और जो रट्टू टेता वाले टीचर है वो फालतू का, मतलब, और जो अनअकैडमी में मैं बताऊं अनअकैडमी प्रॉब्लम क्या है। अनअकैडमी दिन भर आपको टास्क देते हैं, दिन भर, अब वो टॉलरेट होता नहीं है, वो बंदा कर सकता है जो दिन भर फ्री हो। सर आपका वैल्यू कब हो जाएगा वहां पे आने से? सर आप मत आओ आने का दिन में। नहीं, अनअकैडमी नहीं आएंगे, तुम लोग हो ना हमारे ब्रांड एम्बेसडर, हम अपना ही डेवलप करेंगे, टाइम लगेगा,
लेकिन एक बार सबको पता लग जाएगा। एक तुम लोग जब भीड़ के टॉप पे पीछे आओगे ना, भागना नहीं चाहिए सर। नहीं 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 नहीं, हम हाँ। अपना यूनिक मेरिट लाइफ साइंसेस मतलब ही यूनिक है। फाइटर, आराम से फाइट करो अपनी मेरिट के साथ। ये सर। अनअकैडमी सर खत्म आप हो जाएगी। अनअकैडमी लाइक ए चाट पकौड़ा, भूख लगी है जिसको वो इधर आएगा। सब सीट्स का मतलब वो दे देते हैं, सब्जेक्ट का ही है, नहीं चाहिए। भाई वो देखो प्रोफेसर नहीं है, वो बच्चे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, इमीडिएटली अपने 10-15 हजार का उनका मैनेजमेंट हो जाता है अनअकैडमी में जाने से। लेकिन उनकी इतनी टॉर्चरिंग पॉलिसी है, अब मैं बताऊंगा आप हंसोगे। पहले तो मॉर्निंग में ही आपको मैसेज आ जाएगा कि 10 मिनट का वीडियो बनाओ, है ना, और 10 मिनट में वीडियो में गाइडलाइन आ जाएगी। फिर आपने कर दिया, फिर इसके बाद बोलेंगे 12 बजे आप लाइव हो जाओ, ठीक है। सर मैं बस लाइव इतना होके चाहती थी हाँ। बच्चों को पता तो चले कि ऐसे टैलेंटेड टीचर हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इतना रट्टू तोता इतना कंसाइज मैनर में हो गया सब। देखो अगर आप 4 लोग हो तो 4 लोग हमारे 40,000 के हमारे बराबर देश का हैं। भला होगा, बच्चे फिर सोचेंगे, एनालाइजिंग पावर बढ़ेगा सर, फिर वो चीज होगा ना सर। तुम्हें पता है लास्ट ईयर क्या हुआ था? सब अनअकैडमी छोड़ छोड़ के मेरे यहाँ आए थे सारे, और सबका सिलेक्शन। प्रांशु को तुम्हें बेस्ट एग्जांपल बताऊं, आफरीन तुमने ज्वाइन नहीं लेट में किया था। जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर है प्रांशु श्रीवास्तव, जिसका की फोटो हम लगाते हैं अपने उसमें, तो वो सारी एकेडमी कर चुका था। पाथफाइंडर, कोई ऐसा नहीं, इतना पैसा खर्च किया उसने, अनअकैडमी किया उसको, मतलब समझ लो लास्ट अटेम्प्ट था उसका, लास्ट अटेम्प्ट 28 ईयर्स उसकी कंप्लीट होने वाली थी। उसने कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे पढ़ा दीजिए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने पढ़ा दिया उसको, उसका सिलेक्शन हो गया। उसने इतना मतलब अच्छी रेपुटेशन बनाई, सब जगह फेसबुक पे सब जगह लिखा उसने। तो अब उसकी बाद क्या रिजल्टेंट हुआ कि अनअकैडमी छोड़ छोड़ के बहुत सारे बच्चे आए उनका, किसी का 30,000 बायोटेक्निक में फंसा था, किसी का 40,000 फंसा था वहां पे। अब प्रॉब्लम क्या है कि वहां पैसे फंसा के आते हैं, मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं फ्री में पढ़ाऊं। मैं कई बार मना कर देता हूँ, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने जहाँ करना था वहां तो आपने पैसे दे दिए, अब उसका मेरे ऊपर कर रहे हो, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। तो कई बार हम चाहते हैं कि बच्चे कम रहे, बट देखो आफरीन, विपांची, आफरीन, कई से बच्चे हैं जिनके ऊपर मेरी बड़ी उम्मीदें हैं, है ना। वो मैं चाहता हूँ एसपीएम फेलोशिप में आए, टॉप 20 में। सर टॉप 20 में पक्का आएंगे सब ये। और मैं एक बात बता दूं कि काम बोलता है, टीचर का काम बोलता है। हाँ, रैंक में ही देखना चाहता। सर रैंक में बहुत काम कर रहे हैं सर, रैंक के लिए ही काम करना है। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, सोचो मैं अकेले रहता हूँ, सारा टाइम मेरा ध्यान सुबह से शाम तक लगा रहता है कि आज बच्चों को ये बताऊंगा, ये बताऊंगा। मेरा सपना क्यों है? क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना करूँ, बच्चों को बेनिफिट होगा, उनकी रैंक आएगी। एसपीएम फेलोशिप 45+ है, और लाइफ टाइम का वो होता है कि जब भी आप साइंटिस्ट सी के लिए अप्लाई करोगे, जो एसपीएम रैंकर है उनको पहले वरीयता दी जाती है। अंडर 35 आपको पीएचडी कर लेनी है। तो आपने इतनी एडवांस चीजें अच्छे टीचर से पढ़ी तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? आप कॉन्फिडेंस तो रखो, और जो प्रोसीजर कहता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा गुस्से में आता हूँ, कभी प्रोसीजर नहीं फॉलो करते हैं तो रैंक नहीं आएगी। तो टेस्ट है, बाकी रेगुलर लाइव क्लास है, उसको करो, नोट्स बनाओ। जैसे विपांची ने बोला कि सर आपने ये बोला डोमिनेंट वाला, तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कुछ भी हो जाए बस जो पढ़ा है वो फाइनल है ना। तो लिंकेज मैप भी कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, बेस्ड ऑन दिस स्कोरिंग ऑफ बैंड, जेनेटिक्स, सिमिलरिटी मैट्रिक्स। देखो ये पूछ सकते हैं कि फाइलोजेनेटिक जो बनाते हैं बेस्ड ऑन द स्कोरिंग ऑफ बैंड्स, तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है उपमा क्लस्टर। ये नोट कर लो, दिस इज द सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज द उपमा क्लस्टर। जी साइलेंट होता है इसमें, उपमा क्लस्टर, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन प्रिपेयर ए डेंड्रोग्राम that is called as the dendrogram tree. Naveed, can you respond? Okay, am I audible to you? Okay, so how will you rate the slide today? मैं अपने बच्चों से पूछता रहता हूँ, बिकॉज हम लोगों को आपस में इवैल्यूएट करना चाहिए,
है ना, जैसे टेस्ट बनाया तभी मैं पूछूंगा कि हाउ वाज द टेस्ट, क्लास लूंगा, देन आई आल्सो। थैंक यू पांची। चलो, तो मास के बारे में अभी हमने पढ़ लिया सारा कुछ बाकी नहीं। सिंपल कंपेरेटिव फेनोटाइपिक स्क्रीनिंग, सिलेक्शन, सीडलिंग स्टेज, सिंगल प्लांट में भी सिलेक्टेड। हाँ चलो, सारा पढ़ लिया हमने, तो कुछ बचा नहीं है। ओके नवीद, थैंक यू। तो नवीद के बारे में बता दूं कि ये फर्स्ट टाइम इसने मैसेज किया मुझे, है ना, कि सर आपका यूट्यूब वीडियो देखा है, दैट वाज बेस्ट, है ना। नवीद अगर बोल सकते हो तुम अपने आप से बताओ तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लोगों को लगेगा यार मतलब सिंथेटिक बोल रहा है। तुम हो तो मैं चाहता हूँ वो घटना तुम एक्सप्लेन ही कर दो। आपने जो बताया था वो स्टूडेंट। हाँ अच्छा, वही नवीद। हाँ। तो अभी सर आप ये बता रहे बीटेक कर रहा है फाइनल। तो अच्छा। उसने कहा सर मुझे आपसे ही पढ़ना है। हो मैंने कहा yes। वाओ। तो हमने फिर पूछा कि क्या सर्च कर रहे थे, तो कहा मैंने सर्च किया था। क्या सर्च कर रहे थे बेटे, टेल में। कोई थोड़ा शर्मा रहा होगा। तो शर्माने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्पीक आउट, यू कैन टर्न ऑन योर माइक। चलो चैट में भी लिख दो तो हाँ, जीनोम कॉम्प्लेक्स, हाँ जीनोम कॉम्प्लेक्स रिसर्च कर रहे थे। तो इनको एनालिसिस पार्ट बेस्ट लगा, मैंने पूछा भी इनसे। तो देखो जो बच्चे उस ब्रेन के हैं, है ना, मैं कूड़ा करकट की बात नहीं कर रहा हूँ। सर आप जब आपने पूछा था वो कि क्वालिफिकेशन का सब क्या स्ट्रेटेजी क्या सब बच्चे जब पूछ रहे थे, तो मैंने तो स्टार्टिंग में यही चीज कहा था कि जो है सर का जो पढ़ाने का तरीका एनालिसिस करवाना वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा। तो सर इन्होंने भी वही चीज पहचाना होगा सर। बिल्कुल। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। यस सर, थैंक यू सर। कल तो नहीं, हम मंडे को मिलेंगे। टेस्ट कल अपलोड कर देंगे जितना पिछला हुआ है लेक्चर। सर टेस्ट, यस सर, टेस्ट देखो रेडी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। 60 क्वेश्चन का टेस्ट है, बोर मत होना, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, बड़े मेहनत से। सर टॉपिक बता दीजिए, ये सर जो टेस्ट है वो कौन कौन से टॉपिक को कवर कर रहा है? हाँ वही बता रहा हूँ, ओपन तो कर लो। हाँ, ये जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है ना, सीक्वेंसिंग पूरा आ रहा है, ठीक, क्लोनिंग, ठीक है, जो कैलकुलेशन पार्ट है डीएनए वगैरह का, राइट। और जो क्रोमेटोग्राफी में बताया था कि हाउ टू वेरीफाई, है ना, कौन सा सीक्वेंस पहले आएगा, जेलेक्ट्रोफोरेसिंग बताया था नहीं, आइसोलेक्ट्रिक फोरेसिंग में, आइसोलेक्ट्रिक फोकसिंग में, ठीक है ना, वो बताया। फ्रैगमेंट अरेंज करने को बताया, है ना, कि कैसे अरेंज करोगे पेप्टाइड को अगर वो करते हैं सीक्वेंसिंग में, तो राइट, वो पढ़ लेना। एंड देन हाँ, माइग्रेशन जेलेक्ट्रोफोरेसिस का माइग्रेशन, है ना, कैसे वो जाएगा, मूव करेगा। अब ये वही है वेरिफिकेशन वाला ना, प्रोटीन का ऐसे है, देन स्पेसिफिक एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करोगे, उनका कैसे आएगा ऑर्डर। एसडीएस पेज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना, एसडीएस पेज, ठीक, उनका बैंड कैसे बनेगा, कैसे डिटरमाइन करोगे, फिर वो ये लैम्बर्ट्स बियर लॉ, है ना, याद है ना, ये सारा पढ़ाया था, लैम्बर्ट्स बियर लॉ पे कैलकुलेशन कराई थी पूरी, ठीक है। तो हाँ, ये भी लैम्बर्ट्स बियर लॉ पे है, ओके। कौन सा वही है, प्रोटीन एस्टिमेशन, यूवी रेज, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर सीक्वेंसिंग वही बनाना कैसे बनाते हैं, सिंथेसाइजेशन, मतलब ये वो टॉपिक है जिसको थोड़ा सा कर लोगे तो इसमें से आपको 15 to 20 क्वेश्चन आपको मिलने हैं, है ना। तो इतना वेरिएशन मैंने कर दिया है कि मतलब इससे बाहर नहीं आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इन्होंने जीन नॉकआउट का, जैसे मैंने यहाँ एक पूछ लिया है, बट इजिली यू कैन सॉल्व इट एडवांस में। मैं ये क्वेश्चन रख भी लेता हूँ,
क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं ढूंढ ही रहा था मुझे नेक्स्ट लेक्चर में भी तो पढ़ाना है ना भाई, ऐसा थोड़ी ना कि आज खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं रख लेता हूँ। ये मैं कह रहा हूँ कि देखो मैं मेहनत लगातार करता हूँ कि सारा रेडी है, आप थोड़ा हिम्मत जुटाओ। रेस्ट्रिक्शन है, हाँ, टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन, एंजाइम, उनके फंक्शनिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, सीएमसी सेलुलोज, ईएसटी के बारे में, ईएसटी आर ऑब्टेन्ड थ्रू, चलो यही बता दो, जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी, सीडीएनए लाइब्रेरी, आरटीपीसीआर, क्रोमोसोम वॉकिंग। आराम से सीडीएनए मैंने बोला ही था वहां पे, अगर आपने कैच किया हो तो आपको मिल गया, है ना। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, व्हाट इज प्रोसाइट डेटाबेस, एनोटेटेड डेटाबेस किसको बोलते हैं, एंजाइम नॉट इज पायरोसीक्वेंसिंग, पायरोसीक्वेंसिंग आपको पढ़ाया ही था। हाँ सर, इसलिए सर कुछ छोड़ा नहीं है इसमें, मैंने नेटिव पेज, एसडीएस पेज, अब इसमें देखो सारा मिल रहा है आपको, रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी नहीं टच किया बट फिर भी कर लोगे। पायरोसीक्वेंसिंग के कई क्वेश्चन है जो आए हुए हैं सीएसआर में, मतलब अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया इसमें से। अभी जो मैं नेक्स्ट लेवल का जब बनाऊंगा ना, खुद से बनाऊंगा, तो मैंने सोचा कि पहले लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन आपको कवर हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन आया, हाउ मेनी लैम्डा फेज वेक्टर इज क्लोन शुड बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू एंश्योर द एवरी सीक्वेंस इज इंक्लूडेड इन द लाइब्रेरी। देखो वो हमने कैलकुलेशन कराई थी, याद है, n इक्वल टू 1 माइनस p 1 माइनस f, है ना, याद है कि नहीं, वो आपको ऐसे मिलेगा ही क्वेश्चन। हाँ देखो, ये तो दोबारा रिपीट ही हो गया। चलो अब ये भी एसडीएस पेज में है कि कौन सा पहले जाएगा कौन सा बाद में जाएगा। ये आइसोलेक्टिव फ्लॉक्सिंग है, कैलकुलेशन है, बस अब आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन चेक करा रहा है। ठीक, ये भी बोल गया था। चलो अच्छा हुआ हमने इसको देख लिया। ओके, चलो थैंक यू सो मच, प्रिपेयर करके आना। टुमारो आई विल अपलोड द टेस्ट इन इवनिंग, या संडे को बल्कि कर देते हैं, संडे को 3 बजे से कर देते हैं टेस्ट, ठीक है ना। हाँ सर, संडे को, ठीक है। हाँ, संडे को 4 बजे से कर देते हैं।